हाय गाइस और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी के सेक्शन को और पॉलिटी को बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी इससे पहले हम लोग पॉलिटी में जो देख चुके थे, हम लोग भाग वगैरह को देख चुके थे कि कितनी अनुसूचियाँ हैं, संविधान निर्माण प्रोसेस क्या था, संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा ने कैसे कैसे काम किया, कौन सी समितियाँ संविधान सभा में बनी, कितना दिन लगा संविधान को बनने में, ऐसे जो मोटे मोटे फैक्ट थे इन सारे सेक्शंस को हम लोग लगभग देख चुके हैं। अभी जो स्टार्ट होगा भाग 1 से स्टार्ट करेंगे चीज़ें। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि भाग 1 से और भाग 5 तक का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहीं से क्वेश्चन आता है। इसमें से जैसे नागरिकता का सेक्शन होता है और मौलिक अधिकार का होता है, डीपीएसपी वाला सेक्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। देन उसके बाद जो मौलिक कर्तव्य का सेक्शन आता है, यहाँ से हमेशा हमेशा समझ लीजिए वनडे एग्जाम्स का एकदम कोर्स पॉइंट होता है। यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछता है, इतना क्वेश्चन पूछता है, समझ नहीं सकते। मतलब कि मेरे कहने का मतलब समझिए, अगर पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 4 क्वेश्चन इसी सेक्शन से इधर से आ जाते हैं। देन एक क्वेश्चन जो बचता है वो कुछ सेक्शन बन जाते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं संविधान का संशोधन कैसे होता है, या भाषाओं वाले सेक्शन से कि संविधान की भाषाओं में क्या क्या रिलेशन है। ये पंचायती राज कभी कभी पूछ लेता है, या जब पंचायती राज तो तभी पूछता है जब स्पेशली दिया होता है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें जैसे संविधान का संशोधन पूछ सकता है। लेकिन 4 क्वेश्चन तो लिखित लेके चलिए कि मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य या डीपीएसपी या राज्य का कैसे निर्माण हो सकता है, या फिर नागरिकता के सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है। इसके पहले 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है तो संवैधानिक विकास का क्रम है, अनुसूचियाँ कितनी हैं, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो पता होनी चाहिए। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले भाग 1 को। तो भाग 1 को समझने के लिए कुछ नहीं करना है कि हम लोग क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग भाग 1 को देखने वाले हैं। और भाग 1 का जो एक्चुअल में है 1 से लेकर आर्टिकल 3 तक। आर्टिकल 1 से संविधान में 3 तक का जो सेक्शन है वो भाग 1 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 1 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आर्टिकल लिखे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि आर्टिकल 1 क्या कह रहा है कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है, संघ का नाम दिया गया है और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। जैसे संघ का नाम है कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ निकल के आती है। एक क्वेश्चन जो पेपर में पूछ लेता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में भारत के लिए कितने नाम दिए गए हैं। तो केवल 2 नाम दिए गए हैं। पहला नाम दिया गया भारत, ठीक है। देन दिया गया इसी को अर्थात इंडिया। एक्चुअल में क्या था कि संविधान सभा इन दोनों नामों पर क्या हुई थी, कभी सहमत नहीं हो पाई। देखिए संविधान सभा में क्या होता था, कोई भी बात संविधान सभा में जितनी भी पारित हुई, आप लोग समझ लीजिएगा, हमेशा ना तो विशेष बहुमत ना बहुमत कोई प्रयोग नहीं किया गया। संपूर्ण जो है, जो भी वो लिए गए फैसले लिए गए, पूर्ण बहुमत का मतलब समझिए कि सभी लोगों को राजी कराया गया। चाहे जैसे राजी कराया गया, चाहे जितना समय लगा, सबकी सहमति ली गई। चाहे आंशिक थोड़ा बहुत बचे थे तब भी उनको भी सहमत कराया गया, तभी इसको पास किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं था संविधान में, कोई हिस्सा नहीं था कि आप समझ लीजिए कि विशेष बहुमत का प्रयोग किया गया या बहुमत का प्रयोग किया गया, कुछ भी नहीं। तो इस सेक्शन में क्या हुआ था कि लोग सहमत नहीं बन पा रहे थे कि भारत रखा जाए नाम या इंडिया रखा जाए। कुछ लोग इंडिया, आधुनिक नाम इंडिया को रखना चाहते थे, कुछ लोग पुराने नाम भारत को रखना चाहते थे। तो दोनों नाम को ले लिया गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि ये राज्यों का संघ है। इस सेक्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राज्यों का संघ होने का मतलब क्या है। मतलब राज्यों का संघ होता है कि बहुत सारे राज्य हैं और उनसे मिलकर इनके संघ का निर्माण हुआ है, ठीक है। जैसे कि अभी कितने राज्य हैं, अभी हमारे पास 28 राज्य हैं। देन जो है 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, सबको पता होगा। तो अभी कुछ जितना यहाँ से पढ़ना है, तो आर्टिकल 1 में 3 चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहले कि भारत यानी अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। देन आता है राज्यों और उसके राज्य के क्षेत्र, मतलब राज्य और राज्य क्षेत्रों का होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। एक्चुअल में क्या है, जो हमारे यहाँ पहली जो अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची है, उसमें राज्यों के बारे में पूर्ण डिटेल दिया गया है। तो इसीलिए आर्टिकल 2 में लिखा गया, आर्टिकल 1 के भाग 2 में सेमी कॉलम 2 है इसका, सेमी कॉलम 2 में लिखा गया कि राज्य और राज्य क्षेत्र वही होंगे जो कहाँ लिखे गए हैं, पहली अनुसूची यानी फर्स्ट अनुसूची में लिखे गए हैं, ठीक है। और फर्स्ट अनुसूची में कितने राज्यों को लिखा गया, यही 8 राज्य और मतलब 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 राज्य जो अभी मौजूदा हालत में हैं, ठीक है, इनको लिखा गया, ठीक है। उसके बाद दिन पढ़ते हैं आगे, क्या कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आएंगे। देखिए इसी का सेमी कॉलम है, आर्टिकल फर्स्ट का सेमी कॉलम 3 है, ठीक है। और इसको तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल फर्स्ट है। आर्टिकल फर्स्ट या कोई भी चीज़ का पहला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आर्टिकल फर्स्ट को थोड़ा आराम से समझ लीजिए। क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन सी चीज़ आएंगी। सबसे पहली चीज़, इसके अंतर्गत 3 सेक्शन है, का है, खा है और गा है। सबसे पहले कि राज्यों के राज्य क्षेत्र। अब ऐसा नहीं है कि कह दिया मैंने कि उत्तर प्रदेश आएगा तो उत्तर प्रदेश के अलावा आप ना कहिए कि उसको बहुत विस्तृत, संविधान में किसी भी चीज़ का बहुत विस्तृत विवरण है।
इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश आएगा और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी राज्य क्षेत्र आएंगे, जितना भी एरिया आएगा, जैसे उत्तर प्रदेश का जो भी क्षेत्र है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का सेक्शन आएगा। ठीक है, सेकंड पे क्या होता कि फर्स्ट अनुसूची में जो यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित क्षेत्र हैं, अनुसूची फर्स्ट में जितने संघ शासित क्षेत्र हैं यानी जो 08 संघ शासित क्षेत्र हैं उनको शामिल किया जाएगा। देन का होगा ऐसे राज्य जो अर्जित किए जाएँ। ठीक है, ऐसे राज्य जो अर्जित किए जाए, मैंने कहने का मतलब समझिए, जैसे कि ऐसा कोई भी क्षेत्र जो नया अर्जित किया जाएगा। जैसे क्या हुआ था, एक समय था आपके पास गोवा नहीं था, एक समय था आपके पास क्या था, पौंडीचेरी नहीं था। ठीक है, एक समय था आपके पास क्या नहीं था, दमन एंड दीव नहीं था। ठीक है, एक समय था आपके पास ये इतना नहीं था, और भी कुछ सेक्शन है, जैसे कश्मीर के कुछ सेक्शन आज आपके पास नहीं है। इसको भी कहता है कि आप ले सकते हैं जब भी लिए जाएंगे। देखिए, ऐसे राज्य जो अर्जित किए जाएं या जो किए जा सकते हैं उनको किस में रखा गया है, इसी के गांव में रखा गया है। मतलब जो अर्जित किए जाएं या अर्जित किए जाएंगे ऐसे क्षेत्रों को कहाँ रखा गया है, जो है का इसमें सेमी कॉलम 3 के गा में, फर्स्ट का सेमी कॉलम 3 का गा। ठीक है, ऐसा बोलता है कौन से क्षेत्र को, जो क्षेत्र भविष्य में लिए भी जा सकते हैं, ऐसों को भी कहा जाता है। जैसे भविष्य में कौन सा लिया जा सकता है, भविष्य में एक समय इस समय ऐसा क्षेत्र ऐसा है जैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो ये रीजन आता है, ये रीजन। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसे पॉक कहते हैं, POK। इसे हमको कभी ले सकते, कभी भी ले सकते हैं। ये क्षेत्र कहाँ आता है, इसी में, इसको हम लोग ले सकते हैं, ऐसा संविधान कहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना बाई आर्टिकल 2, ये आर्टिकल 2 कहता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि अगर किसी नए राज्य की निर्माण करना है, मतलब स्थापना करनी है, देखिए इसको पढ़ना है तो आर्टिकल 3 को भी पढ़िए और दोनों को मिला के फिर पढ़िए। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना बाई संसद होगी, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश या जो स्थापना होगी वो संसद के द्वारा ही किए जाएगी, यानी संसदीय विधियों से ही होगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आर्टिकल 3 क्या कहती है, कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमा तथा नाम में परिवर्तन। मेरे कहने का मतलब समझिए कि इसमें और इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अंतर क्यों है। अब ऊपर के सेक्शन को मैं मिटाऊंगा, उसी के बाद हम लोग समझ पाएंगे कि ये क्या मैटर है इसका। देखते हैं कि यहाँ अंतर क्या है। केवल आप समझ लीजिए कि ये आर्टिकल 1 का पूरा मैटर मैं मिटा दे रहा हूँ। अब बोलेंगे दोबारा दोहरा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे आवाज़ पे मत जाइए कि स्लो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो बोलने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। ठीक है, इस सेक्शन में कि आर्टिकल 2 जो कहता है, आर्टिकल 2 कह रहा है कि ऐसे राज्यों का निर्माण जो करना है, कि नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना। नए राज्य का मतलब समझिए कि अगर हमारे पास जो हमारा एरिया इतना बन के आता है, इन सेक्शंस को छोड़ दीजिए। आर्टिकल 2 का मतलब यही है, इन सेक्शंस को छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान से कोई क्षेत्र ग्रहण कर लें, अफगानिस्तान से कोई क्षेत्र ग्रहण कर लें, चीन के क्षेत्रों से कुछ ग्रहण कर लें, नेपाल से कुछ ग्रहण कर लें, या इधर से अगर कुछ भूटान से ग्रहण कर लें, या इधर म्यांमार से ग्रहण कर लें, या बांग्लादेश से, यानी भारत के एरिया को छोड़ के 32, 87, 263 जो भारत का एरिया आता है, इसको छोड़ के अगर हम बाहर से कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं और कोई एक नया राज्य का निर्माण करेंगे, इसका मतलब समझिए कौन से राज्य का। जैसे हम लोगों ने गोवा का निर्माण किया था, ठीक है, जैसे हम लोगों ने दमन एंड दीव का निर्माण किया था, जैसे पौंडीचेरी का निर्माण किया था, या किसी और बाहर से जिसका निर्माण होगा, वो कैसे होगा, संसदीय विधि से होगा। समझ रहे हैं, बाहर से, जो बाहर से आएंगे, इन एरिया में से नहीं। और 3 क्या कहता है, 3 इसी से मिला जुला है। 3 को मतलब समझिए, 3 को क्या कहता है, 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 मतलब 2 का मतलब है जो 2 नंबर का काम करो, बाहर से माल ले आओ, वो होगा 2 में। और 3 कहता है जो अपने अंदर के क्षेत्र हैं। ठीक है, जो अपने अंदर के क्षेत्र हैं, अगर हम उन क्षेत्रों को लेते हैं तो उनकी बात करता है 3। ठीक है, अंदर के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के नाम में परिवर्तन कर दूं या काट के उत्तराखंड का निर्माण कर दिया। ठीक है, या हमने क्या किया कि इधर मध्य प्रदेश और कुछ क्षेत्रों को मिलाकर छत्तीसगढ़ का निर्माण कर दिया, या बिहार को काट के हम लोगों ने झारखंड का निर्माण कर दिया, या इधर मुंबई के काट के हम लोगों ने गुजरात का निर्माण कर दिया। मतलब बात को समझिए, अगर देश के अंदर विभाजन करके नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, सीमा बदल रहे हैं, या उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल कर दे रहे हैं, या उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दे रहे हैं, ऐसे सेक्शंस का जब हम लोग निर्माण करते हैं, जैसे कि पुदुचेरी का नाम पांडिचेरी कर देते हैं। ठीक है, पुदुचेरी को पांडिचेरी कर देते हैं। ठीक है, बम्बई को मुंबई कर देते हैं। ऐसे सेक्शंस में अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं तो कहाँ से होगा, आर्टिकल 3 में। ठीक है, आर्टिकल 3 होगा तब। मतलब मेरे कहने का मतलब समझिए कि आर्टिकल 2 और 3 में भिन्नता क्या है। देखिए फिर से बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। आर्टिकल 2 कैसे काम करेगा, जब 2 नंबर का कोई काम होगा। 2 नंबर का काम का मतलब समझिए कि अगर हमारा ये जो प्यारा भारत है, ठीक है, हम लोग मोटा मोटा इसका एक मैप बना लेते हैं और उसके बाद समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे।
अगर ये भारत है, ठीक है। तो अगर भारत के बाहर से कोई क्षेत्र हम कोई राज्य ग्रहण करते हैं और नए राज्य का निर्माण करते हैं, भारत के अंदर भी हो सकता है, जैसे पहले यहाँ गोवा हुआ करता था, एक समय था दमन दीव नागर हवेली थी, इधर पांडिचेरी थी जो फ्रांस के अंतर्गत थी। तो अगर इन चीज़ों को, मतलब ये फ्रांस नहीं थी, ये तो पुर्तगीज थी, तो जहाँ भी होता था जिनसे हम लोगों ने ग्रहण किया, ऐसी चीज़ों को जब हम लोग करेंगे या बाहर से कोई और राज्य ग्रहण कर ले, जैसे अभी हम लोग पाकिस्तान पे कब्जा कर लें, ऐसी स्थिति जब आएगी तो ये कहाँ से होगा, संविधान में विधि से होगा, संसदीय विधि से होगा, संसद ही इसको जो है इसके लिए रूल बनाएगी। और दूसरी चीज़ है ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत काम करेगा, ठीक है। लेकिन इसी के बाद अब दूसरा आता है कि आर्टिकल 3 में, जैसे कि यहाँ पंजाब था पूरा इतना, ठीक है, और इधर इसमें हिमाचल भी आता था पंजाब में एक समय पे। तो पंजाब में हम लोग क्या करें, अगर काट पीट के 3 राज्य का बना निर्माण हुआ, कौन से, एक पंजाब का निर्माण हुआ, एक हिमाचल का निर्माण हुआ, और एक किसका निर्माण हुआ, हरियाणा का। तो ऐसे सेक्शन पे अगर एक ही राज्य के अंतर्गत उनको नाम परिवर्तन किया जा रहा है, काटा पीटा जा रहा है, तो ये आर्टिकल 3, तब आर्टिकल 3 काम करता है। बाहर से अगर आता है तो आर्टिकल 2 काम करता है, और अंदर के क्षेत्रों में परिवर्तन होता है तो आर्टिकल 3 काम करता है। बस इतना याद रखना है। जैसे उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश पहले इतना बड़ा था, उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड का निर्माण किया गया, ठीक है, उत्तराखंड। और फिर क्या किया गया कि उत्तराखंड के नाम को 2007 में आई थिंक क्या किया गया, मतलब उत्तरांचल नाम था इसका, पहले उत्तरांचल नाम था, तो उत्तरांचल को क्या किया गया, उत्तराखंड बनाया गया, ठीक। तो ये कैसे किया गया, इसको इसी हिसाब से किया गया, किससे, आपके आर्टिकल 3 से। मतलब अगर हम लोग इंटरनली अपने घर के अंदर कोई विवाद करते हैं या कोई भी इधर उधर का मामला करते हैं, कोई समझौता करते हैं, तो क्या होगा, ये आर्टिकल 3 का काम होगा। लेकिन बाहर से कोई क्षेत्र को ग्रहण करते हैं, बांग्लादेश को कोई चीज़ दे देते हैं, नेपाल से कोई चीज़ ग्रहण कर लेते हैं, अपने क्षेत्रों में परिवर्तन करते हैं। जैसे क्या हुआ कि एक समय ऐसा था कि यहाँ पे कुछ क्षेत्र पे वो हुआ, भी समझौता हुआ, और हम लोगों ने कुछ क्षेत्र दिया बांग्लादेश को और बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र लिया, तो ये आर्टिकल 2 काम किया यहाँ पे, ठीक है। 2 तो काम करेगा, 3 भी काम करेगा। क्यों 3 भी काम करेगा, क्योंकि अगर हम लोग अपने देश से कुछ दे रहे हैं तो किसी राज्य का भी तो हिस्सा दे रहे हैं, बंगाल का हिस्सा तो दे ही रहे हैं, तो इसमें भी संशोधन होता है, इसमें भी, लेकिन मेजरली वो 2 का हिस्सा होता है, ठीक है। देन अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा विवाद चल रहा है, यहाँ विवाद चल रहा है नेपाल से, अगर हम लोग नेपाल से कोई सीमा समझौता करते हैं तो कहाँ से काम होगा, आर्टिकल 2 से। इतना समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मुझे लगता है आप लोग समझ में आए होंगे क्या हुआ। अब इसके प्रोसेस को समझिए थोड़ा बहुत कि इसमें संशोधन होता कैसे है, ठीक है। अब 2 चीज़ें आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट लिखने वाला हूँ, आप समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझिए कि संविधान में कोई भी संशोधन जब होता है नॉर्मली राज्यों को लेके अगर कोई भी संशोधन हो रहा है, तो सबसे पहले इसके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ हो सकती है कि राज्य को हम लोग संशोधित कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, जिस राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के नाम और सीमा में हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये हमें राष्ट्रपति जो है, इस चीज़ को राष्ट्रपति कहाँ ले जाएगा, संसद में पेश करेगा। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के ऐसा कोई भी जो है विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। मतलब अगर एक विधेयक पेश हुआ कि उत्तर प्रदेश का नाम हम लोग करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि रामनगरी करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, या ऐसा अवध प्रांत करना चाह रहे हैं, ऐसे कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसा विधेयक आप दीजिए किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इसको केवल पेश कर सकता है। पहली सिचुएशन बन गई। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, ऐसा कोई भी परिवर्तन जो होता है संसद जो करती है वो साधारण बहुमत से करती है, साधारण बहुमत से करती है। साधारण बहुमत क्या होता है कि जितने लोग उपस्थित हैं उसमें से एक लोग आ जाएं और एक ज़्यादा, एक और आपको वोट मिल जाए। मतलब अगर 50 सीट हैं, 50 में से आप अगर 26 सीट पा गए, आप जीत गए। ये साधारण बहुमत का केस होता है। और विशेष बहुमत का क्या होता है, विशेष बहुमत का मतलब होता है कि आप अगर 60 सीट है तो इनमें से 40 प्लस 1 सीट मिली आपको, 2/3 से भी ज़्यादा। अगर 2/3 से एक थोड़ा भी ज़्यादा मिल जाता है तो ये विशेष बहुमत की स्थिति होती है। तो राज्यों के नाम में सीमा में परिवर्तन जब होता है तो जो भी होता है वो साधारण बहुमत से होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिना राष्ट्रपति के शुरुआत के नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की स्वीकृति सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। अन्य केस में क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, लास्ट में स्वीकृति देता है। वैसे राष्ट्रपति किस चीज़ों में स्वीकृति तो यहाँ भी देगा, जब विधेयक ये पास हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो राष्ट्रपति यहाँ भी देगा। एक्चुअल में ये संविधान संशोधन नहीं है ना, ऐसा कोई भी संशोधन जो होता है वो, हाँ याद रखिएगा, 368 नहीं है ये। किसी राज्य के सीमा नाम में परिवर्तन, उत्तराखंड को उत्तरांचल कर देना, उत्तरांचल को उत्तराखंड कर देना, ये 368 के अंतर्गत नहीं होता, ठीक है। ये नॉर्मल एक संविधान संशोधन है, साधारण संशोधन है। इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई मैटर नहीं करता कि आप 368 होगा फिर संविधान संशोधन विधेयक आएगा फिर वो पास होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल हाँ कुछ प्रोसेस है, साधारण विधेयक के साथ इसको पास किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है कि ऐसे सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं कि क्या भारत का जो क्षेत्र है,
मान लीजिए कि यहाँ पे भारत का कोई राज्य है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इधर राजस्थान का मान लीजिए सेक्शन है, ठीक है। मान लीजिए ये राजस्थान का सेक्शन बन के आ रहा है, तो क्या भारत इस पूरे सेक्शन को काट के दे सकता है पाकिस्तान को? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से जो है संसद इसको पास कर दे, और साधारण बहुमत से पास करके इस सेक्शन को दे दे, या इस क्षेत्र को पूरा चीन को दे दे, या इस सेक्शन को फिर पाकिस्तान को दे दे, या इस सेक्शन को बांग्लादेश को दे दे। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन देन साधारण बहुमत काम नहीं करेगा। तब काम करना पड़ेगा आपको आर्टिकल 368, तब आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तब आपको, ठीक है। एक संविधान संशोधन बन के आएगा। जैसे क्या हुआ कि हम लोगों ने अभी बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र दिया था, बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र दिया और बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र ग्रहण किया। ऐसी सिचुएशन जब बनी तो क्या हुआ, तब संविधान संशोधन करना पड़ा, आर्टिकल 368 का प्रयोग किया गया। ऐसा पूछा गया कि हाई कोर्ट से एक रिट आ गई इसकी 1960 की बात है, बेरुवारी संघ के मामले में ही आया था कि क्या संविधान में हम लोग डायरेक्ट बिना संशोधन किए, कोई जैसे आपका केंद्र है, केंद्र में कोई सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो क्या अगर सरकार चाहेगी संसदीय नॉर्मल साधारण विधेयक करके या नॉर्मली किसी को उठा के दे देगी? ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी सरकार बन गई, मान लीजिए भारत में बीजेपी की सरकार है, तो क्या बीजेपी अपने राज्यों को उठा के दे दे? गुजरात का पूरा सेक्शन उठा के पाकिस्तान को दे सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते जब तक इसमें संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। करने को कुछ भी कर सकते हो, लेकिन संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। इतना मिलिट्री था, इसको आप लोग समझ चुके हैं। अब इसके पहले इसके आगे क्या चीज़ समझना बहुत जरूरी है, उसको आइए देखते हैं। अब भारत में राज्य कितने हैं, राज्यों का निर्माण। एक्चुअली में हमको पता है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, कि 28 राज्य हैं और 08 यूनियन टेरेटरी हैं। यूनियन टेरेटरी का मतलब क्या होता है, संघ शासित क्षेत्र हैं, ठीक है। अब 28 राज्य जो हैं, इससे पहले हम लोग सोचते हैं कि भारत में नॉर्मली जो होने वाला था, सबसे पहले एक आयोग बना था कि भारत के आज़ादी के समय 1947 के समय, ठीक है, जिसे क्या कहते थे, एक धर समिति, ठीक है। पंडित नेहरू जी ने क्या किया था, एक ही धर समिति को नियुक्त किया था कि जाइए चेक करिए कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन सीमा निर्माण हो। एक्चुअल में क्या होता कि 552 प्लस जो है आपके यहाँ क्या थी, रियासतें थीं। तो रियासतें जो थीं, इतनी ज़्यादा रियासतें हैं, तो आप ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पता लग रहा है, जैसे मान लीजिए ये भारत की सीमा है, मान लीजिए ये भारत की सीमा है, ठीक है। पता लग रहा है यहाँ पे एक राज्य है, फिर यहीं बगल एक राज्य है, फिर यहीं एक राज्य है, फिर यहीं एक राज्य है, फिर यहीं राज्य, तो इतने राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो इन सेक्शन को देखते हुए क्या किया गया कि इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले क्या किया, एक ही धर साहब को नियुक्त किया कि जाइए आप चेक करिए कि राज्यों का पुनर्निर्माण तो होगा, पुनर्गठन तो 100% होगा, कि राज्यों का पुनर्गठन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किस आधार पर करना ठीक है, भाषाई आधार पर कर दिया जाए, कि दूसरा होता है कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। प्रशासनिक सुविधा का मतलब समझिए, आप लोग कभी देखिए, अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देखिए ध्यान से, तो जब अमेरिका ऐसे आता है, पूरा उत्तरी अमेरिका ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ करके आएगा, उसमें ये रहा आपका यूएसए। यूएसए में राज्यों को जब आप देखेंगे ऐसे ऐसे बैठे हैं, ऐसे ऐसे, मतलब आप देखेंगे तो लगेगा कि एकदम बिल्कुल सीधा सीधा बांट दिया गया है, ऐसा लगेगा आपको देख के कि बिल्कुल सीधा सीधा बांट दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पता लग रहा है उत्तर प्रदेश ऐसे आके ऐसे उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में घुस रहा है, कहाँ कहाँ बिहार में घुस रहा है, फिर ऐसे ऐसे चल के चलता चला जा रहा है, फिर इधर उत्तराखंड में घुस जा रहा है, ठीक है। ये सेक्शन पता लग रहा है कहाँ चला जा रहा है, मध्य प्रदेश में। ये सेक्शन मध्य प्रदेश, इधर एमपी है, इधर क्या है, छत्तीसगढ़ है, इधर पता लग रहा है झारखंड है, इसी के बगल बिहार है। तो ऐसा सेक्शन हो रहा है हमारे यहाँ। जबकि अगर हम लोग प्रशासनिक सुविधा के अनुसार से देखें तो भौगोलिक स्थिति जैसी है वैसे बांट दीजिए, कि हाँ इधर बुंदेलखंड है, इधर गंगा जी है, ऐसे बांट दिया। उत्तर प्रदेश तो तभी बहुत आसान है देखना कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि बुंदेलखंड के ऊपर का क्षेत्र है, इधर गंगा यमुना जी की नदी के इस क्षेत्र का, यानी इधर यमुना जी, इधर हिमालय, ठीक है। इधर इधर का जो है आपका एक नदी, इधर कौन सी नदी बह रही है, राप्ती के बगल से नदी आती है, नदी इधर आ गई, और इधर से क्या है पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश तभी आसान है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से नहीं इनको बांटा गया। इनको जो फजल अली को जो नियुक्त किया गया, तो क्या किया गया, देखिए ध्यान दीजिए, अब मैं जो कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, जब फजल अली को नियुक्त किया गया तो भाषाई आधार पर और ये प्रशासनिक सुविधा में से किस आधार पर बोलना था, तो फजल जो एक ही धर थे, एक ही धर एक्चुअल में तो एक ही धर साहब ने क्या किया कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटने की बात की, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, कब दी, 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देन क्या हुआ कि नेहरू जी ने 3 समितियां, और नेहरू जी ने एक समिति निर्माण की, JBP समिति,
अब ये GVP समिति कौन सी थी? जी का मतलब होता है जवाहरलाल, ठीक है। अब बी का मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल। अब पी का मतलब क्या होता है? पट्टाभी सीतारमैया, एक भाई थे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो ये 3 लोगों की नियुक्त हुई एक्चुअल में। ये तो उस टाइम पे बहुत मेजर इंपॉर्टेंट आदमी थे। 1948 में ये लोग नियुक्त हुए। कब हुए? अब 1948 में इन्होंने नियुक्ति ली और 1949 में इन्होंने रिपोर्ट दिया कि भारत में जो है राज्यों का निर्माण होना चाहिए प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। प्रशासन में जिस तरीके से सुविधा दी जा सके, प्रशासन करने में आसानी हो, ऐसा ना हो कि अजीब तरीक़ों से बांट दिया गया है। इन्होंने भी क्या किया? इसी को बेस बनाया। लेकिन अब देखिए आगे मामला क्या हुआ। एक आदमी थे पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है। 1953 में ये लोग क्या कर रहे थे? आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। और किस भाषाओं के लिए आंध्र प्रदेश का नाम जो है निर्माण करना चाह रहे थे? तेलुगु भाषियों के लिए। क्या हुआ कि 1953 के इस क्षेत्र में 56 दिन तक पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, ये क्या किए थे? 56 दिन तक आई थिंक इन्होंने क्या किया कि 56 दिन तक भूख हड़ताल की और 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। अब ये क्या कर रहे थे? भाषाई आधार पर मांग कर रहे थे किसकी? एक तेलुगु भाषी राज्य की। तेलुगु भाषाई राज्य का मतलब तेलुगु भाषाई राज्य की। तो इनकी मृत्यु के साथ ही एक राज्य का निर्माण हुआ 1953 में। इनकी मृत्यु की वजह से निर्माण करना पड़ गया नेहरू जी को। कौन सी राज्य का निर्माण हुआ? तो आंध्रा का। आपसे पूछता है कि सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन है? तो ये आंध्रा है। और आंध्रा के लिए जो काम कर रहे थे, नाम एक मिनट में देख लूँगा, पोट्टी श्रीरामुलु। हाँ, इनका नाम पोट्टी श्रीरामुलु ही था। क्या नाम था? पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है। इन्होंने 1953 में मांग की थी। तो सबसे पहले निर्माण होने वाला भाषाई आधार पर राज्य था आंध्र प्रदेश। और कौन सी भाषा के लिए था? तो तेलुगु भाषाओं के लिए था, तेलुगु भाषा के लिए था। देन आता है 1955-56 में एक आयोग बना। अब आयोग बना फजल अली कमीशन, ठीक है। फजल अली आयोग बना और इसमें जो है एक और दो लोग और थे, मतलब टोटल 3 लोग। फजल अली के आयोग में कितने लोग थे? 3 लोग। 3 लोग थे हेड को लेके, ये हेड थे, ठीक है। इनके साथ एक लोग और थे, उनका नाम मुझे अभी आपको बता दे रहा हूँ। क्या नाम था? KM पणिक्कर थे। पहले थे KM पणिक्कर, ठीक है। और दूसरे जो थे वो कौन थे? दूसरे थे, क्या कहते हैं, हृदयनाथ कुंजरू। यार बहुत फेमस आदमी है, ठीक है, हृदयनाथ कंजरू। एच एन कंजरू जो है, इनका नाम था हृदयनाथ कंजरू, बहुत फेमस आदमी थे। और KM जो है पणिक्कर थे आपके। ये 2 लोग थे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा कि इन 3 लोगों को सबसे पहले भाषाई आधार पर भारत को गठन करने के लिए एक आयोग बनाया गया। इनको जिम्मेदारी दी गई कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना आप स्टार्ट करिए और रिपोर्ट दीजिए। कब इनका गठन किया गया था? इनका गठन किया गया था 1953 में ही इनको बोला गया था, ठीक है। 1953 में इनका गठन हुआ, जो है 1953। ये 56-55 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। इनकी जो नियुक्ति हुई थी 1953 में ही हुई थी। 1955-56 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। 55 के लास्ट दिसंबर में एक्चुअल में दी थी। तो 56 में इन्होंने कहा राज्यों का निर्माण हुआ। तो आपसे पूछेगा राज्यों का पुनर्निर्माण कब स्टार्ट हुआ? तो 1956 में स्टार्ट हुआ फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार। फजल अली ने रिपोर्ट दी थी 1955 के लास्ट में। उसके बाद में पहला राज्य जो है निर्मित हो चुका था 1953 में, आंध्रा, ठीक है। अब फजल अली कमीशन ने पूछा जाता है कि कितने राज्यों की नियुक्ति की बात की गई थी। देखिए फजल अली आयोग के बाद जब कितने राज्यों का निर्माण हुआ 1956 में? 14 राज्य प्लस 06 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण हुआ। इतना बस आपको यहाँ तक पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग और एक आएगा एक डाटा पढ़ने वाले हैं कि किस राज्य का निर्माण कब हुआ। बस भाषाई आधार पर जिन राज्यों का निर्माण हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक का सेक्शन मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या बात हो रही है। और डाटा जितने भी हैं ऑथेंटिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी देखते रहिए, अगर थोड़ा भी समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके सब्सक्राइब करिए। बाकी धन्यवाद देखने के लिए।